Hello everyone, I am Dimple Tiwari, your economics master teacher, and I welcome you all in Vedantu Commerce channel. आज की वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये सीरीज जो हमने शुरू करी है वो करिए क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर बिहेवियर, ये दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के कई सारे पार्ट्स बनाए हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हो। उनको देखने के बाद ही आप इसको देखिएगा ये वाला वीडियो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप ये देख रहे हैं तो इसे देखने के बाद उस वीडियो को देखिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो और भी वीडियो आपके पास में आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दिस इज आवर न्यू टॉपिक, डिमांड। ठीक है, ये आपका अगर हम देखें तो चैप्टर 3 है डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर संदीप गर्ग जो बुक है रेफरेंस बुक, उसके हिसाब से आपका ये सेकेंड चैप्टर है, सॉरी ये आपका थर्ड चैप्टर है। तो आज के हम वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। फर्स्टली हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, कि डिमांड का मतलब क्या होता है। फिर हम रिलेशनशिप समझेंगे प्राइस और टाइम में क्या होता है। Then we will understand the classification of demand. Okay, so these three topics, subtopics we will cover in this demand chapter. So now first is what is the meaning of demand. Demand का मतलब क्या है? We demand different goods because they have capacity to fulfill our wants. हम लोग डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि डिमांड में कैपेसिटी होती है हमारी वॉन्ट्स को फुलफिल करने की। इसीलिए हम किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं। जिस भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, उसको जब हम कंज्यूम करने के बाद हमें कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसमें वो कैपेसिटी होती है। लेकिन बट एवरी वांट कैन नॉट बी कॉल्ड डिमांड, लेकिन हम हर एक वांट को हम डिमांड नहीं कहते हैं। जनरली डिजायर, वांट एंड डिमांड, अगर आप जर्नली देखो तो डिजायर बोल दीजिए, वांट बोल दीजिए या डिमांड बोल दीजिए, ये सारे इंटरचेंजेबल है, मतलब सिनोनिम्स के तौर पर यूज होते हैं अगर हम इंग्लिश में बात करें। लेकिन अगर मैं यहाँ बात इकोनॉमिक्स की करूँ तो यहाँ पर इन तीनों का डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं तीनों का क्या मतलब है। जब भी हम बात डिमांड की कर रहे हो तो उसमें ये तीन कंडीशन अप्लाई होती हैं। कौन सी? फर्स्ट इज डिजायर फॉर अ कमोडिटी, यानी किसी भी चीज को लेने के लिए इच्छा होनी चाहिए आप में। दूसरी, एबिलिटी टू पे, उसको खरीदने के लिए आप में एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उतना पैसा आपके पास में होना चाहिए ताकि उस सामान को आप खरीद सकें, गुड्स और सर्विसेज को आप परचेज कर सकें। तीसरी है विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस मतलब जो आपके पास पैसा है, जो प्राइस आपको शॉपकीपर ने या किसी सप्लायर ने बताया है, उस पर आप जो सामान आपको खरीदने की इच्छा है और आपके पास पैसे भी हैं, उसको खर्च करने के लिए आप में विलिंगनेस पावर भी होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज मिस है तो उसको हम डिमांड नहीं कहते हैं। डिजायर क्या है? मतलब मियर अ विश, जब आप सिर्फ इच्छा करते हैं कि मेरे पास में ये चीज हो, जरूरी नहीं है वहां पर आपके पास में पैसे भी हो उसे देने के लिए और आपके पास में विलिंगनेस भी हो। अगर इन तीनों चीजों, ये जो तीनों चीजें अगर आगे मान लीजिए आपका आपके पास डिजायर तो है बट एबिलिटी या विलिंगनेस नहीं है, दैट इज नॉट द डिमांड। ओके, एंड नेक्स्ट इज एबिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू पे फॉर अ कम्युनिटी। मतलब एक इंडिविजुअल, सपोज कि मुझे एक कार लेना पसंद है, मुझे कार अच्छी लगती है, लेकिन कार को लेने के लिए मेरे पास पैसे भी होनी चाहिए। अगर मेरे पास सिर्फ डिजायर है कि मेरे पास कार होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, बट आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी, तो उसे हम डिमांड नहीं कहेंगे। तो डिजायर भी हो और एबिलिटी टू पे भी हो। और थर्ड क्या होना चाहिए? उस पैसे को खर्च करने के लिए मेरे में गट्स भी होने चाहिए। मैं मीन्स विलिंगनेस मीन्स a wish of an individual to pay for a commodity, मतलब उसके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए ताकि वो पैसे को खर्च भी कर पाए। आपने देखे होंगे जो कंजूस लोग होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन खर्च करने के लिए वो कैपेसिटी उनमें नहीं होती है, तो इसीलिए उसको हम डिमांड नहीं कहते उस टाइम पर। सो वी हैव डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। इफ these three condition will be applied, then we can say this is a demand. Excuse me. डिजायर मीन्स अ मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी। जैसे हम बात एक पुअर पर्सन की करें तो उसकी विश है कि काश उसके पास में एक कार होती, तो ये सिर्फ डिजायर है उसकी, ही जस्ट लाइकिंग टू बाय अ कार। बट इसमें मिस क्या है
ये उसकी डिजायर तो है, ये सिर्फ विश कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो डिजायर, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, बट दिस पुअर मैन हैज द एबिलिटी टू पे। क्या इसके पास में एबिलिटी है पे करने की? नो, एबिलिटी नहीं है इसके पास पे करने की। और जब एबिलिटी ही नहीं है, पैसे हैं ही नहीं, तो विलिंगनेस की बात तो आती ही नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, सिर्फ एक हो रही है। इसीलिए जब सिर्फ आप विश करते हैं और एबिलिटी विलिंगनेस मिसिंग हो वहां पर, उसे हम डिजायर कहते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में। सो ही विल नॉट बी एबल टू डिमांड द कार, तो इसलिए वो डिमांड नहीं कर सकता है कार की, क्योंकि एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों मिसिंग है। फॉर अ पुअर पर्सन डिजायर इज जस्ट अ विश टू possesses द कार, सिर्फ वो विश करता है कि दैट इज वाई डिजायर इज नॉट अ डिमांड। एंड वांट इज दैट डिजायर which is backed by the ability and willingness to satisfy। अब यहाँ पर want आ गया दूसरा, हमने जो वर्ड लिया है वो लिया है want। यानी want को हम वहां पर आपके पास में एबिलिटी तो होती है, बट आपके पास में विलिंगनेस नहीं होती है। जैसे सपोज ही इज अ माइजर पर्सन, ये एक कंजूस आदमी है, तो इसके पास में कार है, कार लेने के लिए कैपेसिटी है, एबिलिटी है इसके पास में, लेकिन तो मतलब यहाँ पर दो कंडीशन फुलफिल हुई, डिजायर फॉर अ कमोडिटी और दूसरी क्या फुलफिल, एबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। एंड व्हाट इज मिसिंग, ही डोंट हैव विलिंगनेस पावर, इसके पास में विलिंगनेस नहीं है उस चीज को खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई, ठीक है। तो विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इसमें मिसिंग होता है यहाँ पर, इसीलिए दो कंडीशन फुलफिल हो रही है जैसे डिजायर और एबिलिटी वाली, बट दिस विलिंगनेस इज मिसिंग, that is why it is just a want, not a demand. Okay, so he being a miser, he does not have the willingness to spend, उसके पास में spending का capacity नहीं है। So desire and ability will not termed as demand। Okay, hopefully you understand what is the meaning of desire and want now। Want is that desire which is backed by the ability and willingness to satisfy। A man likes a car and desires to buy it। ये जो मैन है इसको खरीदना कार अच्छा भी लगता है और इसके पास में पैसे भी हैं उसे खरीदने के लिए, डिजायर भी है, एबिलिटी भी है और इसके पास में विलिंगनेस भी है। ये जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तब हम इसे कहते हैं, इफ ऑल द थ्री कंडीशंस वर फुलफिल्ड हिज डिजायर बाय अ कार इज कॉल्ड एज डिमांड, तब ये डिमांड बन जाता है। नाउ इन ऑर्डिनरी सेंस डिमांड में जस्ट बी डिजायर, ऑर्डिनरी हम नॉर्मल में कहते हैं कि हाँ डिजायर मतलब कि किसी चीज की इच्छा है, तो डिजायर को ही हम वांट में कंसिडर करते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स टर्म नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इफ वी हैव डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, देन वी कैन से दिस इज अ डिमांड। नाउ डिमांड इज अ रिलेटिव टर्म, किससे रिलेट करता है, प्राइस से और टाइम से, ठीक है। तो जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज करती है, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। दोनों में रिलेशन कैसा है, ऑपोजिट, ऑपोजिट रिलेशन है। टाइम जैसे जैसे आपका जो प्राइस है इंक्रीज करेगा तो डिमांड भी इंक्रीज करेगी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर टाइम बढ़ता जाता है, टाइम इंक्रीज होगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, और प्राइस गिरेगा तो डिमांड भी गिरेगी। So to sum up, what will be the definition of demand? Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and यहाँ पर आप प्राइस की जगह टाइम कर लीजिए इसे, कि when time will increase, demand will increase, ठीक है, and if time will decrease, demand will decrease. Okay. Now, demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। ठीक है, डिमांड एक बात करता है क्वांटिटी ऑफ, यानी कोई कमोडिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, जिसमें एक कंज्यूमर में विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों है उस चीज को खरीदने की जो उस टाइम पर मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पर्टिकुलर उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर। Okay, so that was the definition of demand. So you just remind these things, quantity and willingness, ability, price and time. If you will understand these five essential elements, you can easily make the definition of demand. Now four essential elements of demand are
quantity of a commodity, willingness to pay, price of the commodity and period of time. If these four elements will complete, you can make the definition of demand. Okay. Now, classification of demand. Demand will be of two types. First is individual demand and second is market demand. इंडिविजुअल से आप समझ जाओगे यहाँ पर किसी एक ही पर्सन की बात हो रही है. तो जब हम बात वन कमोडिटी और वन बायर की करते हैं, यानी कोई एक कमोडिटी हो और एक ही कमोडिटी एक हो, बट नंबर ऑफ कमोडिटी यानी क्वांटिटी उसकी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन बात हम एक ही कमोडिटी की कर रहे होते हैं और एक बायर की कर रहे होते हैं. That demand is individual demand. And what about the market demand? When we are talking about all the buyers and one commodity. जब हम बात कर रहे हो एक commodity और उसके लिए बहुत सारे buyers हैं, वो हमारा market demand है. All right, ठीक है. अब यहाँ पर आपको ये fill करना है. Demand is the dash of commodity that a consumer is dash and dash to buy at each possible dash during the period of time. Okay, so you just fill it and write it in the comment section. ठीक है, I will check it and then I will answer it. You are correct or not? Now that we have done already. Now हम लोग डिमांड को देखेंगे पहले टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में, टेबल के फॉर्मेट में देखेंगे. पहले डिमांड को हम समझेंगे, उसके बाद में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ भी जाएंगे. ऑल राइट. सो यहाँ पर हम इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड दोनों को समझने वाले हैं टेबुलर फॉर्म में. और यहाँ हम किसका रिलेशन देखने वाले हैं? प्राइस और क्वांटिटी का. देखिए, जैसे कि कोई भी कमोडिटी आप ले लीजिए जिसका प्राइस है, सपोज हम यहाँ पर एक पेन ले रहे हैं कमोडिटी फॉर एग्जांपल. जब प्राइस आपका एक पेन का प्राइस आपका यानी क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं? एक. उस टाइम प्राइस कितना है? 5 रुपीज पर पेन. 5 रुपीज है. अब मान लीजिए कि प्राइस डिक्रीज हो जाता है, 5 से 4 हो गया प्राइस. तो क्या होगा? दोनों में रिलेशन हमने बात किया कैसा होता है? ऑपोजिट रिलेशन होता है कि अगर प्राइस डाउन होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी. तो क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, 1 से 2 हो गई. आगे देखिए, दोबारा से प्राइस डिक्रीज होकर 3 हो गया और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होकर 3 हो गई. अब आप इसको देखिए कि जब प्राइस अल्टीमेटली 1 रहा, उस यानी पर पेन प्राइस 1 हो गया, तो हमने क्वांटिटी इंक्रीज करके 5 कर दी. ठीक है. तो यहाँ हमने रिलेशन देखा है कि अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी. इसकी ऑपोजिट कंडीशन यानी वाइस वर्सा भी अप्लाई होगा. मतलब इफ price will increase then quantity demanded will decrease. That kind of situation will also happen in this case. ठीक है. Now we will understand what is this market demand. Market demand में क्या होता है कि हमने बोला था one commodity but all buyers. तो यहाँ पर हम लेते हैं two buyers को. ठीक है, टू लिया है यानी डिमांड ऑफ हाउस होल्ड 1 एंड हाउस होल्ड बी. जब प्राइस पेन का 5 रुपीज है तो उस टाइम पर हाउस होल्ड ए जो है वो 1 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और हाउस होल्ड बी क्या कर रहा है? 2 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है. सो व्हेन वी विल फाइंड मार्केट डिमांड वी विल हैव टू डू 1 + 2 = 3. सो दैट 3 इज द मार्केट डिमांड. हम क्या करेंगे? 1 + 2 कर देंगे सिंपली, तो जो 3 आएगा वो मार्केट डिमांड हो जाएगा. अब नेक्स्ट कंडीशन में प्राइस डिक्लाइन कर गया, डिक्रीज कर गया, तो जो हाउस होल्ड ए था उसने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करके 2 कर दिया और हाउस होल्ड बी ने 3 कर दिया. यू जस्ट सिंपली ऐड दिस, 2 + 3 करेंगे 5 हो जाएगा. और ये हमको यहाँ फाइंड क्या करना है? मार्केट डिमांड. दे बोथ आर इंडिविजुअल एंड व्हेन वी विल सम अप, दोनों को जब हम ऐड करेंगे वी कैन फाइंड द मार्केट डिमांड. नाउ इफ द प्राइस डिक्रीज्ड बाय 3, प्राइस 3 रह गया, हाउस होल्ड ए ने इंक्रीज करके अपनी क्वांटिटी को 3 कर दिया और हाउस होल्ड बी ने 4 कर दिया. तो अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें होती रहेंगी. जब प्राइस 1 रह जाएगा उस पेन का तो हाउस होल्ड ए क्या करेगा? 5 रुपी को 5 क्वांटिटी परचेज करेगा और हाउस होल्ड बी 6 करेगा. आपने इसको ऐड कर दिया, 11 आ गया. सो दिस 3, 5, 7, 9 एंड 11 ये सब मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. यहाँ पर भी कंडीशन वही अप्लाई होगी, प्राइस और डिमांड में ऑपोजिट रिलेशन होता है. नाउ वी विल सी डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड दोनों को ही हम देखेंगे और प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को. सो दिस इज द ग्राफ. एट एक्स एक्सिस हमने रिप्रेजेंट किया है क्वांटिटी डिमांडेड एंड एट वाई एक्सिस वी आर प्रेजेंटिंग द प्राइस ओनली. सो यहाँ पर हमने 1 to 5 लिया है नंबर्स यूनिट्स का और यहाँ पर 1 to 5 हमने प्राइस का लिया है.
तो हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट क्या था कि जब प्राइस 5 रुपीज था उस टाइम पे 1 कमोडिटी कंज्यूम किया जा रहा था, सो यू जस्ट मार्क दिस पॉइंट। देन जब प्राइस 4 हो गया तो 2 ये वाला मार्क कर लेंगे, तो क्वांटिटी 2 हो गई, अकॉर्डिंगली हमने ऐसे बढ़ा दिया। सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट सिंपली ऐड दिस, दैट विल बिकम द डिमांड कर्व, एंड दैट डिमांड कर्व इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहाँ हम एक ही हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर डिमांड कर्व, वी कैन रिप्रेजेंट डिमांड कर्व बाय डी टी। ओके, नाउ मार्केट डिमांड में क्या होगा, हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड बी, उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आप पहले इंडिविजुअली ए का बना लीजिए और इंडिविजुअली बी का बना लीजिए डिमांड कर्व। फिर दोनों को ऐड करने के बाद में जो हमारी कंडीशन आई थी इनिशियली 3, देन 4, 5 एंड 11, सो वी जस्ट ऐड ऑल दिस, तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। और मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व से हमेशा फ्लैटर पोजीशन पर होता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसा होता है, स्टीपर होता है, और मार्केट डिमांड कर्व कैसा होता है, फ्लैटर होता है। नाउ इन अ टिपिकल डिमांड शेड्यूल, quantity demanded, option A, varies directly with price, varies proportionately with price, varies inversely with price, या all of these. Which one is correct option? You just write in the comment section which one is correct here. And one more question, a market demand curve is dash of all individual curves, average, sum, percentage, या none of these. आपका जो मार्केट डिमांड कर्व है क्या करते हो, उसका आप एवरेज निकाल कर इंडिविजुअल कर्व से उसका एवरेज निकालते हो, सम करते हो, परसेंटेज निकालते हो, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। Now we have done what is the meaning of demand and relation between price and demand, price and type, and the classification of demand. We have done all three things. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। आप ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, डायग्राम बनाकर देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।